हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के लेटेस्ट पीवाईक्यूज जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम 2025 से और पीछे करते लेते चले जाएंगे, जैसे कि 2025 के बाद 2024, फिर 2023, 22 और 2020 के जो जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन एक अजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। अजर्शन में कहा जाता है कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। कहता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। बच्चों, ये बात बिल्कुल सच है, अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे। रीजन में कहा गया है कि द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो कंपास नीडल होती है, आपने नीडल कंपास अगर कंपास नीडल ध्यान से देखी होगी, तो वो एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन की तरफ इंक्लाइन कर सकती है। वो कभी भी दो डायरेक्शन को एक साथ नहीं बता सकती। ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो पहले तो बच्चों इसका मैं आंसर बता देता हूं। इस सवाल का जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। दोनों ही ट्रू हैं। बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है असर्शन का। चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको जब हम इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ रहे थे तो उस थ्योरी में मैंने बताया था कि एक बार मैग्नेट है सपोज, और इस बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो बच्चों, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो वो कैसे निकलती हैं? नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल की तरफ जाती है। इस प्रकार हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अच्छे से डिस्कस किया था। करेक्ट है? कुछ इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई जाती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती है। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती है। ठीक है बच्चों, अब एक बात ध्यान दें। देखिए, इन्हीं को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। बच्चों, ये जो मैंने बनाई है ये क्या है? दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं, इसका मैं मैथमेटिकल रीजन भी दे सकता हूं। सपोज कीजिए अगर ऐसा होता कि एक और मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती और वो इसको इस प्रकार काट देती। ठीक है, इस प्रकार काट देती। अब इस पॉइंट पर देखिए, जिस पॉइंट पर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काट रही हैं, तो इस पॉइंट पर बच्चों दो डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, एक ये वाली एक ये वाली। यानी कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। भाई आप मुझे एक बात बताओ, जब आप चल रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही तो चलोगे। मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपकी एक ही डायरेक्शन होगी। इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो ये वाली डायरेक्शन होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आप इस तरफ चल रहे हो, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हो, और आपकी डायरेक्शन एक ही समय पर साउथ भी है और नॉर्थ भी है। ऐसा कभी भी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट जाएंगी, तो उस काटने वाले पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। दोनों के बीच में गैप होएगा, होगा, जरूर होगा। वो एक दूसरे के नजदीक हो सकती हैं, उनके बीच का गैप कम हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमें पता करनी है तो कंपास नीडल से करेंगे। कंपास कैसा होता है? इस प्रकार अंदर एक नीडल होती है, एक नॉर्थ की तरफ एक साउथ की तरफ। तो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हमें पता करनी है तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी, और वो एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। एक समय पर दो डायरेक्शन तो नहीं बता सकते, तो विच इज ऑल्सो ट्रू। इसीलिए इस सवाल का उत्तर क्या रहेगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। समझ में आया बच्चों? 2025 का पूछा गया सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट जो भी इसी साल पेपर हुआ था मार्च में, उसका पूछा गया सवाल है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। ये मुझे केस स्टडी बेस का क्वेश्चन लग रहा है, ये भी 2025 का सवाल है। सवाल में कहता है, इन आवर होम्स वी रिसीव द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू द मेन सप्लाई, ऑल्सो कॉल्ड मेन्स।
either supported through overhead electric poles or by underground cables. In our country, the potential difference between the two wires, live wire and neutral wire, of this supply is 220 volt. देखिए, सवाल में कहा गया है कि हमारे घर में जो बिजली आती है तो वो लाइव वायर के थ्रू आती है। तो बेसिकली दो तरीके की वायर होती है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। ये मैंने थ्योरी की क्लास में भी आपको समझाया था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा। और उन दोनों वायर के बीच में इंडिया में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का होता है। तो वो सप्लाई आपके घर में आ रही है और फिर उससे रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। राइट द कलर ऑफ द इंसुलेशन कवर्स ऑफ द लाइन वायर्स थ्रू विच सप्लाई कम्स टू आवर होम। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूं। आपने जब भी नोटिस करा होगा कि आपके घर में जो ये पावर प्लग के बोर्ड्स लगे होते हैं, इस प्रकार 3 होल्स होते हैं, ठीक है। और इन 3 होल्स के अंदर अलग अलग कलर की वायर होती है। मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके भी बता देता हूं। बच्चों, एक होती है ग्रीन कलर की वायर जो कि ऊपर होती है यहां पर। एक होती है रेड कलर की वायर और एक होती है ब्लैक कलर की वायर। मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि कौन से कलर की है, ठीक है। इसको मैं, वैसे तो ब्लैक कलर की होती है लेकिन मैं ग्रे से दिखा रहा हूं समझाने के लिए। क्लियर है बच्चों? याद रखना, ये जो रेड कलर की वायर होती है इसे बोलते हैं लाइव वायर। इसे बोलते हैं लाइव वायर, जिसके थ्रू ये जो बाहर से करंट अंदर घर के अंदर आता है। ये वाली जो वायर होती है इसे न्यूट्रल वायर बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। आप ऐसा समझे कि अगर करंट आ रहा है रेड वायर के थ्रू आपके घर में, तो इस वायर से करंट चला जा रहा है। ठीक है जी, समझ में आया? तो ये न्यूट्रल वायर होती है। इंडिया के अंदर इन दोनों वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का होता है। और बच्चों, ये जो ग्रीन कलर की वायर होती है इसे ग्राउंड वायर बोलते हैं। ग्राउंड वायर, ग्राउंड वायर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हरे कलर की वायर है ये ग्राउंड के अंदर अटैच होती है। ग्राउंड के अंदर क्यों? ताकि कभी भी एक्सेस करंट अगर आए तो वो सारा का सारा ग्राउंड में चला जाए। ठीक है, आपको करंट से बचाने के लिए ही ये वायर होती है। तो ये दो कलर वायर होते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि व्हाट शुड बी द करंट रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट सो दैट एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट पावर रेटिंग कैन बी ऑपरेटेड। कहता है करंट रेटिंग क्या होगी एक आयरन के लिए, यानी जो प्रेस करने वाली आयरन होती है उसकी पावर रेटिंग आपको दे रखी है 1 किलोवाट और आपके घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो 220 वोल्ट का आता है। तो बताना है करंट रेटिंग कितनी है। तो बच्चों, सिंपल सी बात है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। सवाल में आपको सारी चीजें गिवन है, ध्यान से अगर आप देखोगे आपको पावर गिवन है 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट है, इसको SI यूनिट में चेंज कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1000 वोट। सिंपल सी बात। और आपको सवाल में V भी दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 220 वोल्ट। तो बच्चों, यहां से आप करंट निकाल लोगे। करंट बराबर हो जाएगा पावर डिवाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 1000 डिवाइड बाय 220। तो बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लोगे, दैट इज 50/11 एम्पेयर इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर, स्टेट द एडवांटेज ऑफ द अर्थ वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन। तो बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया कि ये जो ग्रीन कलर की वायर होती है, मैं यहां पे एक बार ड्रॉ कर देता हूं। ये जो ग्रीन कलर की वायर होती है बच्चों, ग्रीन कलर की वायर जो है वो ग्राउंड में अटैच होती है। इस चीज को ग्राउंड वायर बोलते हैं। इसका मेन काम क्या है, जरा ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए, मान लो कभी ऐसा हो कि एक प्रेस का एग्जांपल ले लेते हैं या फिर एक ओवन का एग्जांपल लेते हैं। थ्योरी की क्लास में मैंने ओवन का एग्जांपल लिया था। अब ओवन के अंदर, मैं ओवन ड्रॉ कर देता हूं एक बार। मान लीजिए ये ओवन है, ठीक है, दिस इज ओवन। और इसमें दो वायर और हैं, एक रेड कलर की वायर है और एक ब्लैक कलर की वायर है जिसे न्यूट्रल वायर बोलते हैं। सपोज कीजिए ऐसा हुआ कि ये लाइव वायर जो है डैमेज हो गई। ये लाइव वायर क्या हो गई? डैमेज हो गई। डैमेज होने के कारण इस रेड वायर ने ओवन की बॉडी को टच किया, जिसकी वजह से ओवन में करंट आ गया। ओवन में क्या आ गया? करंट आ गया। अब जैसे ही
आपने इस ओवन को छुआ तो आपको करंट लगेगा। इससे बचने के लिए ही ग्राउंड वायर लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेस में करंट आया और वो इस बॉडी में चला गया, तो ये जो ग्रीन कलर की वायर होती है ये एक्चुअली बॉडी से कनेक्ट होती है। जो भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसकी बॉडी से कनेक्ट होती है। तो जब भी इस तरीके का करंट आया तो आपको करंट लगने से बचाने के लिए ही ये ग्राउंड वायर कनेक्ट की जाती है, जिससे ये सारा करंट इस वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों ये जो ग्रीन कलर की वायर होती है बेसिकली ये लो रेजिस्टेंस वायर होती है। लो रेजिस्टेंस वायर होती है और आप सभी को पता है कि करंट को वही रास्ता पसंद होता है जहां पर रेजिस्टेंस कम से कम हो। इसीलिए सारा करंट इस वायर के थ्रू अर्थ में चला जाता है और आप सेफ रहते हो। क्लियर है? आगे सवाल में पूछा गया है, लिस्ट टू प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स, स्टेट हाउ दीज प्रिकॉशंस प्रिवेंट पॉसिबल डैमेज टू द सर्किट एप्लियंसेस। तो देखिए सीधी सी बात है, यही पूछा गया है कि अगर आपके जैसे इस ओवन के अंदर करंट आ गया, इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो आप कैसे बच पाओगे? दो प्रिकॉशंस बताओ। तो एक प्रिकॉशंस तो अभी हमने डिस्कस किया कि सर अर्थ वायर लगा दो। अगर आपने अर्थ वायर लगाई है तो एक्सेस करंट आएगा, वो इस वायर के थ्रू अर्थ के अंदर चला जाएगा और आप सेफ हो जाएंगे। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है फ्यूज। फ्यूज हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़े थे। बेसिकली इसके अंदर एक लो मेल्टिंग पॉइंट की वायर होती है और उनको हम पहले लगा देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जैसे कि प्रेस है, आयरन है, उससे पहले इस रास्ते के बीच में एक फ्यूज लगा दिया जाता है और इस फ्यूज की वायर का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो कभी ऐसा हुआ कि एक्सेस में करंट आया तो क्या हो जाएगा? ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी, जिससे आगे करंट नहीं जाएगा और आपका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो बच जाएगा। तो दो तरीके हैं, अर्थ वायर का यूज कर सकते हो या फिर फ्यूज का यूज कर सकते हो। समझ में आया? ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का सवाल है। सवाल में कहते हैं, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज। तो बच्चों सोलेनोइड, वैसे तो सोलेनोइड के और भी सारे क्वेश्चंस आगे भी पूछे गए हैं। तो सोलेनोइड बेसिकली क्या होता है? एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड कर दिया जाता है इस फॉर्म में और इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। सवाल में पूछा है अंदर सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। तो बच्चों याद रखना, ये इस प्रकार एक सोलेनोइड बना दिया जाता है हेलिकल फॉर्म में, इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड किया जाता है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। सपोज कीजिए ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट हो जाता है और इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। ठीक है, अंदर की बात करें तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है वो स्ट्रेट वायर बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बाहर वो इस प्रकार घूम जाएंगी, बेंड कर जाएंगी, लेकिन अंदर की तरफ स्ट्रेट होती है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है बच्चों? तो अंदर स्ट्रेट लाइन है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बाकी आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि सोलेनोइड क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर वाई। फिर से ये सवाल रिपीट हो गया। देखिए कितनी बार ये सवाल पूछा गया है, लगभग हर साल ये सवाल किसी न किसी फॉर्म में, असर्शन रीजन की फॉर्म में, एमसीक्यू की फॉर्म में या फिर एक या दो नंबर के क्वेश्चन की फॉर्म में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो फिर से सवाल ये रिपीट हो गया है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों नहीं करती इंटरसेक्ट एक दूसरे को। तो इसका मैं फिर से रीजन दे देता हूँ। दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है। तो बच्चों आप इसका आंसर ऐसे करेंगे कि सपोज कीजिए अगर ऐसा हुआ कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर गई तो इस क्रॉसिंग पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। क्लियर है बच्चों? इसी चीज को आप अपनी लैंग्वेज में बना के आंसर लिख सकते हैं। तो इस सवाल को जरूर करके जाइएगा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है कि हाउ इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रॉ ए डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। देखिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी, जो कभी भी ना बदले। तो आप इसे ड्रॉ कैसे करेंगे? सिंपली आप स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज ए रीजन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस। क्लियर है बच्चों? सिर्फ आपको ये डायग्राम बनाना था, सीबीएसई 2024 का पूछा गया सवाल। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, नेम एंड स्टेट द रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। बहुत सिंपल सा रूल है। देखिए, ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। सपोज कीजिए ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है आई। तो ऐसे में आप कैसे बताओगे कि इसकी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी? तो दैट इज बाय द रूल जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, आप इस प्रकार, ड्राइंग तो देखिए मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन आप इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक कंडक्टर को जब आप इस प्रकार ऐसे पकड़ोगे तो थंब जो है, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट। दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दैट कर्ल ऑफ द फिंगर, ये देखिए जो उंगली आपकी घूम रही है, ये जो कर्ल है, दैट कर्ल विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर एक स्टेट कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की इस कंडक्टर के चारों तरफ, वो ऐसे कर्ल फॉर्म में होगी, ऐसे राउंड फॉर्म में होगी। दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और इसी को ही राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। तो इसके लिए कौन सा रूल है? जब भी बच्चों एक बात याद रखना, जब भी आपसे सवाल में पूछा जाए कि आप फोर्स वर्ड अगर आपको कहीं पर नजर आए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है और एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है और आपको फोर्स बतानी है, फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? तो याद रखना बच्चों, इस रूल का नाम था लेफ्ट हैंड रूल या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी इसे बोलते हैं। ठीक है, वो क्या था मैं आपको बता देता हूं। आप अपना लेफ्ट हैंड लेंगे और लेफ्ट हैंड में ये आपका हो गया थंब। ठीक है, दिस इज द इंडेक्स फिंगर एंड दिस इज द मिडल फिंगर। ठीक है, इस प्रकार आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखोगे कि ये थंब है बच्चों, दिस इज द थंब, दिस इज द इंडेक्स फिंगर एंड दिस इज द मिडल फिंगर। और याद करने का तरीका मैंने बताया था, एफ बी आई, एफ बी आई। और तीनों की तीनों एक दूसरे के ये फिंगर जो है परपेंडिकुलर होंगी। तो यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है जैसे कि मैंने आपको दिखाई है डायग्राम के अंदर, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों ये है तो करंट की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार होगी और फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी। तो कौन सा है वो रूल? दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये डायग्राम आप बनाएंगे और इसके बारे में अच्छे से लिखोगे कि थंब जो है वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, इंडेक्स फिंगर जो है रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को और जो मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी करंट को। इन तीनों को परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करोगे तो इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो ऐसे में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर है? तो इस रूल को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल सीबीएसई 2023 में पूछा गया सवाल है। तो सवाल क्या कहता है? कहता है द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी सिचुएटेड मिडवे बिटवीन टू पैरेलल वायर्स ईच कैरिंग ए स्टेडी करंट आई इज। देखिए ध्यान से समझिए, आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है ए बी जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है और करंट की डायरेक्शन बच्चों ये है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऐसे ही एक दूसरा कंडक्टर है सी डी, इसमें भी करंट की डायरेक्शन ये है। तो एक बात मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, राइट हैंड थंब रूल लगाऊं बच्चों, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? तो एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर इस कंडक्टर, एक स्ट्रेट कंडक्टर है ए बी और इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आप इसे राइट हैंड थंब रूल से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पीछे से आएगी और ऐसे इनसाइड द पेपर होगी। क्या होगी? इनसाइड द पेपर। तो यानी ए बी वायर के कारण पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? इनसाइड द पेपर होगी। ठीक है, इनसाइड होगी। अच्छा, यहां पर भी सेम करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन सीडी वायर के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बाहर की तरफ, आउटसाइड, आउटसाइड द पेपर, है ना, पेपर की बाहर की तरफ। तो यानी पी पॉइंट पर एक वायर के कारण इनसाइड द पेपर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, और एक वायर के कारण आउटसाइड आ रही है। तो दे विल कैंसल ईच अदर, दे विल कैंसल ईच अदर, और कैंसल ईच अदर है इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी यहां पर? दैट विल बी जीरो। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा सवाल है, 2023 का पूछा गया सवाल है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ये भी 2023 में पूछा गया है। कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड अप। देखिए इसमें क्या कहा गया है, हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, दिस इज ए सर्कुलर वायर, और इसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है आई। कहता है कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं इस वायर के, अगर मैं इस वायर के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, ये तो मैंने फ्रंट व्यू दिखाया है, दिस इज द फ्रंट व्यू। साइड व्यू में अगर मैं इस वायर को देखूं तो ये एक तरीके से सोलेनोइड हो जाएगा, जिसके अंदर मैंने टर्न्स बढ़ा दिए। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगा तो क्या उससे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्या वो बढ़ेगी? आंसर है यस, बिल्कुल बढ़ेगी। इसका रीजन क्या दिया है? इसका रीजन दिया है द करंट इन ईच सर्कुलर वायर, हर एक सर्कुलर टर्न में करंट की डायरेक्शन सेम होगी। देखो, ये पहला टर्न दिया तो करंट ऐसे आएगा, फिर दूसरा टर्न दिया फिर ऐसे आएगा, तीसरा टर्न दिया तो ऐसे आएगा, यानी सारे करंट सेम डायरेक्शन में हो गए। और जितने ज्यादा करंट होंगे उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। यानी कि अगर मैं सर्कुलर वायर में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं तो करंट बढ़ेगा, और सारे के सारे करंट सेम डायरेक्शन में होंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों क्या होगी? वो भी बढ़ेगी। तो ये बात याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, मैं मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन विच इज द नंबर ऑफ टर्न्स। यानी असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्लियर है बच्चों? 2023 का पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज स्टेट द रूल यूज्ड टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये फिर से बच्चों रिपीट हुआ है। तो कौन सा रूल होता है जहां पर फोर्स की बात आ जाए, यानी कि एक कंडक्टर है उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखा, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन अगर पता करनी है तो इसके लिए हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और फिर से रिपीट कर देता हूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था? ये हमारा थंब है, दिस इज ए थंब, दिस इज द इंडेक्स फिंगर एंड दिस इज द मिडल फिंगर। ठीक है बच्चों, सो द thumb will give the direction of the force, the index finger will give the direction of the magnetic field, and बच्चों the middle finger will give the direction of the current। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल कर कर हम बता सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन बिलो आर 3 diagrams showing entry of an electron in a magnetic field. Identify the case in which the force will be maximum, minimum respectively. Give reason for your answer। चलिए बच्चों, तो देखिए इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन दिया हुआ है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। 3 अलग अलग केसेस दिए हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार, ये जो बी है बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इलेक्ट्रॉन घुसता है।
और तीन तरीके से घुसता है। पहला केस, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधा सीधा यानी कि परपेंडिकुलरली, देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल है, तो पहला केस है कि परपेंडिकुलरली। दूसरा केस है किसी भी एंगल से घुस रहा है, हमें नहीं पता क्या एंगल है। और तीसरे केस में पैरेलल है, ठीक है। सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, this is at any certain angle, and the last case is parallel। तो आपको ये बताना है कि किस केस में इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो किस केस में मैक्सिमम होगा, किस केस में मिनिमम होगा। वैसे तो इस टॉपिक को ना बच्चों हम डिटेल में 12th क्लास में पढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 10th में तो हम ये पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन 12th में पढ़ाते हैं कि जब भी कोई भी चीज, सपोज इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आता है तो उस पर फोर्स जो लगते हैं ना बच्चों, इस फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। फिलहाल इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। Q यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, V इस चार्ज की, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है, B मैग्नेटिक फील्ड होती है, और थीटा जो एंगल होता है जिस एंगल से वो मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है, ठीक है जी। ये होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फोर्स, ये जो लगने वाली फोर्स है, ये मैक्सिमम कब होगी? सीधी सी बात है, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। जब साइन थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा, तभी तो F की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब बताओ साइन मैक्सिमम कब होता है? साइन मैक्सिमम, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है सर 1, यानी कि जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री। बिकॉज साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और यही वैल्यू मैक्सिमम होती है साइन थीटा की। तो बच्चों याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलरली घुसेगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो ऐसे में फोर्स क्या रहेगी बच्चों? मैक्सिमम रहेगी। तो यानी दिस विल बी द आंसर फॉर मैक्सिमम। मिनिमम कब रहेगी? सर जब साइन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो बच्चों साइन की वैल्यू मिनिमम कब होती है? जब पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री होगी या फिर 0 डिग्री होगी, है ना। 0 डिग्री पे 0 होती है वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। यानी कि मिनिमम के लिए आपका ये वाला डायग्राम आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, डीप कंसेप्ट है, लेकिन ज्यादा डिटेल में हम इसे 12th क्लास में पढ़ेंगे। आप सिर्फ ये बात याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली घुसेगा उस पर फोर्स मैक्सिमम लगेगी, और पैरेलल या एंटी पैरेलल घुसेगा तब मिनिमम लगेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। देखो कितनी बार, 3 बार ये सवाल रिपीट हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका उत्तर आएगा बच्चों क्या? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और बच्चों ये रूल मैं कई बार आपको बता चुका हूं, आपको अच्छे से वो डायग्राम बनाना है और रिप्रेजेंट करना है फोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड को और करंट को, ठीक है। तो इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एन अल्फा पार्टिकल while passing through a magnetic field gets projected towards north, in which direction will an electron project when it passes through the same magnetic field? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, इस सवाल का उत्तर वही कर पाएगा जिसको अल्फा पार्टिकल के बारे में पता होगा। बच्चों अल्फा रेडिएशन कह लो या अल्फा पार्टिकल कह लो, अल्फा पार्टिकल के बारे में डिटेल में हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। और अल्फा पार्टिकल के ऊपर बच्चों जो चार्ज होता है ना, चार्ज बच्चों वो चार्ज होता है +2 इलेक्ट्रॉन का। आप ऐसा समझे, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरीके से समझे, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब जो अल्फा पार्टिकल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कहता है कि जब अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास होता है तो किस तरफ जाता है? नॉर्थ की तरफ जाता है, नॉर्थ की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से समझो, पॉजिटिव चार्ज है तो नॉर्थ की तरफ जाता है। क्लियर है बात? अब कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो वो किस तरफ जाएगा? अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ की तरफ जाता है तो नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? इसका उल्टा, यानी कि साउथ की तरफ। तो इसका उत्तर, इसका आंसर क्या आएगा? साउथ डायरेक्शन, ठीक है। बस इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए था कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो पॉजिटिव है तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नेगेटिव है तो साउथ की तरफ जाएगा। अच्छा सवाल 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया सवाल, फिर से रिपीट हो गया कि सोलोनॉइड क्या है। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलोनॉइड। देखिए सिंपल सी बात है, सोलोनॉइड क्या होता है, मैं यहाँ पर डायग्राम बता देता हूँ। इंसुलेटेड कॉपर वायर को अगर मैं हेलिक्स फॉर्म में ऐसे गोल गोल करके बाउंड कर दूं तो ये एक सोलोनॉइड बनता है। दिस इज ए सोलोनॉइड। अच्छा बच्चों, अब मैंने इस सोलोनॉइड को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। यहां पर लगा दी बच्चों मैंने की। ठीक है, दिस इज की बच्चों, दिस इज बैटरी। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। क्या होगा सर, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा, वो इस प्रकार करंट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका नॉर्थ काइंड ऑफ नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा और आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कैसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अंदर तो स्ट्रेट होती है बच्चों, कुछ इस प्रकार, और वो इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि बार मैग्नेट में बनती थी, नॉर्थ पोल से निकलती थी और साउथ पोल की तरफ जाती थी, कुछ इस प्रकार। ऐसे ही यहां पर भी बनेगी। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल की तरफ जाएंगी, कुछ ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसी कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना के दिखा दी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बना के दिखा दी है। इसी चीज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है और समझाना है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता देता हूं आपको, याद रखना बच्चों, पेपर में कई बार इससे रिलेटेड भी सवाल आ जाता है। इनसाइड द सोलोनॉइड, सोलोनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है। ठीक है, और ट्वेल्थ क्लास में जनरली वैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बट फिलहाल आपको मैं बता दूं बच्चों, जो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है ना अंदर, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे जैसे वो बाहर आती है ना, इस पॉइंट पर, सोलोनॉइड के एंड पॉइंट पर वो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है। ये बात याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इस एंड पॉइंट पर बाहर ये मैग्नेटिक फील्ड B/2 हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, हाफ हो जाती है। क्यों हो जाती है, ये राज राज ही रहेगा ट्वेल्थ क्लास तक। ट्वेल्थ क्लास में अच्छे से हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल मैं आपको इतनी बात बता रहा हूं, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड पॉइंट ऑफ द सोलेनॉइड विल बी हाफ ऑफ व्हाट इनसाइड। अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पर वो आधी हो जाती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन को, ये तो सोलेनॉइड है, ये मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया ना, इस कॉम्बिनेशन को, ये जो पूरा सर्किट में बनाया है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, कैसे, आगे एक सवाल और आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट फिक्सेस अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल। ओके, she places a bar magnet in the center of it and sprinkles some iron fillings uniformly around the bar magnet using a salt sprinkle. On topping the board gently, she observed that the iron filling have arranged themselves in a particular pattern. Okay, draw the diagram to show this pattern of the iron filling. देखिए सिंपल सी बात है, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया है कि एक स्टूडेंट है, उसने एक पेपर लिया। ठीक है, इस प्रकार एक पेपर लिया, पेपर के बीच में उसने एक बार मैग्नेट रखा, कुछ इस प्रकार, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और उसने ऊपर से क्या छिड़का, जैसे कि जो वो नमक छिड़कने वाली डिब्बी होती है ना, उसके अंदर बस क्या किया, इस डिब्बी के अंदर नमक की बजाय उसने क्या डाल दिया, आयरन का, लोहे के जो छोटा छोटा बिल्कुल चूरा होता है ना, वो चूरा लिया और वो चूरा ऊपर इस पेपर पर स्प्रिंकल कर दिया। तो जैसे ही ये स्प्रिंकल किया ऊपर, तो उसने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि इस प्रकार ये जो चूरा है ना, ये जो आयरन का चूरा है, ये इस प्रकार किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो गया। ये इस प्रकार एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो गया। ठीक है बच्चों, और आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ। ये जो आयरन है, ये जो आयरन का चूरा है, ये इस पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या है मौजूद, यहाँ पर मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
जो कि नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ जाती है। इसका डायग्राम अगले सवाल में यही पूछा है कि इसका डायग्राम बनाओ, तो ये मैं पहले भी बना चुका हूं। सो दिस इज ए नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ की तरफ जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ की तरफ जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन एरो जरूर लगाना, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ की तरफ जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ की तरफ जाएगी। दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये बात याद रखना। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए कि नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा, जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये गैप जितना ज्यादा कम होगा उतनी ही ज्यादा, ये गैप बच्चों याद रखना, ये गैप जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों, और ये गैप जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये दोनों डायग्राम आपको इस क्वेश्चन में बनाने थे। ठीक है, अगले सवाल में क्या पूछा है, कहता है कि हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिटरमाइन यूजिंग द फील्ड लाइंस, व्हाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये फिर से सवाल रिपीट हो चुका है बच्चों, ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, तो फिर से ये सवाल रिपीट हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा कि अगर ये दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस को आप कैसा पता कर सकते हो, अगर आप इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नजदीक अगर एक कंपस नीडल को लेके जाओगे, कंपस नीडल को लेके जाओगे तो नीडल की सहायता से आप डायरेक्शन पता कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। समझ में आया? तो इस सवाल का उत्तर आप ऐसे कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि हाउ आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट ड्रॉन यूजिंग ए स्मॉल कंपास नीडल, ड्रॉ वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ईच ऑन बोथ साइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये तो वही सिंपल सी बात रिपीट हुई है, जैसा मैंने ऊपर डायग्राम बनाया है। मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से आप यहाँ पर कंपास नीडल को रख दोगे, जिससे आप डायरेक्शन पता कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, और इस प्रकार एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगले सवाल में क्या पूछा है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ भी नहीं है। अगर मैं एक सोलेनॉइड को, व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड इज एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसको हमने ऐसे राउंड राउंड शेप में बना दिया है। इसको अगर हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ नॉर्थ पोल बना, यहाँ साउथ पोल बना, और अंदर मैंने क्या रख दिया, अंदर मैंने एक आयरन कोर रख दी, अंदर क्या रख दी, एक आयरन कोर रख दी। तो अब इसके अंदर करंट, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है तो करंट चलेगा, करंट चलेगा तो क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस आयरन कोर को मैग्नेटाइज करेगी, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है, ये बात याद रखना। अब अगले सवाल में पूछा है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम टू शो हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड। वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इस प्रकार बनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, स्टेट द पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बच्चों सॉफ्ट आयरन कोर ही एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। तो जैसे ही इसे सोलेनोइड के अंदर रखेंगे, ये आयरन कोर जो है ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, और एक मैग्नेट की तरह, जैसे एक बार मैग्नेट काम करता है उस मैग्नेट की तरह ये काम करेगी, इसलिए आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, लिस्ट टू वेज इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिक्स्ड। कहते हैं कि अगर मैंने ये आयरन कोर डाली और मुझे इस आयरन कोर को मैग्नेटाइज करना है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो इसको मैं और ज्यादा स्ट्रोंग कैसे बना सकता हूं। तो बच्चों इसके दो तरीके हैं, टू वेज हैं। क्या है, पहला ये है कि सर आप बैटरी ज्यादा पावर की इस्तेमाल करो और ज्यादा करंट बनाओ। क्या बनाओ, ज्यादा करंट। क्यों, ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उतना ज्यादा ही आयरन कोर क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। तो पहला तरीका क्या है, करंट को बढ़ा दो। दूसरा तरीका क्या है,
एन बढ़ा दो। व्हाट इज एन? एन है बच्चों ये नंबर ऑफ टर्न्स जो मैंने बनाए हैं। जितने ज्यादा ये नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ही ज्यादा करंट की स्ट्रेंथ बनेगी, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। यानी करंट बढ़ा दो और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, जिससे आपका आयरन कोर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकता है। वैसे तो पुराना सवाल है, थोड़ा 2020 में पूछा गया था, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के जाएंगे, और आपका जो इस बार आपका बोर्ड का पेपर होगा, मैं आप यकीन मानिए कि इन सभी क्वेश्चंस में से मोस्टली क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए अपने एग्जाम में दिखेंगे। तो अगर आप इन सवालों को करके जाते हैं अच्छे तरीके से, तो आप बहुत अच्छा पेपर फिजिक्स का अटेम्प्ट करके आएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।